तो हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपका हमारे चैनल पर विजिट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आइए आज की वीडियो की बात करते हैं। आज की वीडियो में हम बीएससी थर्ड ईयर के बॉटनी सेकंड पेपर का एक टॉपिक देखने वाले हैं जिसका नाम है पॉलीसैकेराइड। अब आपको पता ही है कि पॉलीसैकेराइड क्या है। ये भी एक तरीके का कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट का ही फॉर्म है, कार्बोहाइड्रेट का ही रूप है। तो पॉलीसैकेराइड देखने से पहले हम जरा सा कार्बोहाइड्रेट के बारे में जान लेते हैं, ठीक है। तो अब आपको समझ में आएगा कि क्या है दरअसल पॉलीसैकेराइड। आपको पता है, नॉर्मली इतना बता दे रहा हूं कि पॉलीसैकेराइड आपके कार्बोहाइड्रेट का ही एक रूप है। अब आते हैं कि थोड़ा कार्बोहाइड्रेट को समझते हैं। देखिए, कार्बोहाइड्रेट दो वर्ड से मिलकर बना है, कार्बो प्लस हाइड्रेट। कार्बो का मतलब होता है कार्बन, हाइड्रेट का मतलब होता है वाटर। तो कार्बन को आप क्या लिखते हैं? कार्बन को हम सी से लिखते हैं। आपको पता ही है कि कार्बन को हम सी से शो करते हैं और आपका वाटर H2O। तो बात आती है कि कार्बोहाइड्रेट क्या है। तो आपका जो कार्बोहाइड्रेट है वो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है। और आगे की बात करें तो जैसा कि आपको पता होगा कि कार्बोहाइड्रेट को नॉर्मली हम थ्री पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक आपका मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड और आपका पॉलीसैकेराइड। लेकिन आपको पता होगा ही, तो मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड और एक आपका आता है ओलिगोसैकेराइड और उसके बाद कहीं आता है पॉलीसैकेराइड, अगर हम इसको डिटेल में देखें तब। ठीक है, चलिए थोड़ा थोड़ा सबके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले मोनोसैकेराइड। देखिए, मोनोसैकेराइड यानी कि वो एक शुगर के मॉलिक्यूल से कह लीजिए जब मिलकर बना होता है तो आपका क्या कहलाता है? वो मोनोसैकेराइड कहलाता है। एक मोनोमर से अगर मिलके इनका फॉर्मेशन होता है तब वो मोनोसैकेराइड कहलाता है। यानी कि कार्बोहाइड्रेट का जो सबसे सिंपलर फॉर्म है वो आपका मोनोसैकेराइड है। जैसे एग्जांपल के तौर पे ग्लूकोज हो गया, फ्रैक्टोज हो गया, गलेक्टोज हो गया, ये सब क्या है? ये सब आपके मोनोसैकेराइड हैं, ठीक। और आपको पता होगा कि कोई भी कार्बोहाइड्रेट जब हमारे बॉडी में डाइजेस्ट होता है तो वो बिल्कुल सिंपलर फॉर्म में आके ही डाइजेस्ट होता है। जब वो हमारे अंदर जाता है तब वो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होता है और जब उसका डाइजेशन हो जाता है तो वो बिल्कुल अपने सिंपलर फॉर्म में आ जाता है, यानी कि मोनोसैकेराइड में कन्वर्ट हो जाता है। इतनी बात क्लियर। चलिए अब बात करते हैं कि डाइसैकेराइड क्या है। मोनोसैकेराइड में आपको पता चल गया कि एक शुगर के मॉलिक्यूल से मिलकर ये बनता है। अब बात करते हैं डाइसैकेराइड की। तो बहुत ही सिंपल सी बात है, नाम से भी समझ में आ रहा है कि डाइसैकेराइड यानी कि दो आएगा, दो सैकेराइड से मिलकर इनका फॉर्मेशन होता है। तो बस वही चीज़ है, दो मोनोसैकेराइड मिलकर डाइसैकेराइड का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, दो शुगर के मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन होकर डाइसैकेराइड का फॉर्मेशन करते हैं, या नॉर्मली कह लीजिए कि दो मोनोसैकेराइड मिलकर आपके डाइसैकेराइड का फॉर्मेशन करते हैं। इसके एग्जाम्पल के तौर पे आपका माल्टोज हो गया, लैक्टोज हो गया, सुक्रोज हो गया और ईटीसी लगा लीजिएगा, ठीक। अब बात आती है ओलिगोसैकेराइड की। ठीक है, पहला आपने देखा वो एक शुगर के मॉलिक्यूल से मिलकर बना था। डाइसैकेराइड, दो मोनोसैकेराइड जब आपस में कंबाइन होते हैं तब डाइसैकेराइड का फॉर्मेशन होता है। और अगर यहीं थोड़ा सा बात बदल जाए, 3 से लेकर 10 तक के मोनोसैकेराइड आपस में कंबाइन, यानी कि 3 से लेकर 10 मोनोसैकेराइड आपस में कंबाइन होकर ओलिगोसैकेराइड का फॉर्मेशन करते हैं। कितने? 3 से लेकर 10 मोनोसैकेराइड आपस में कंबाइन होकर ओलिगोसैकेराइड का फॉर्मेशन करते हैं। और अगर 10 से ज़्यादा हो जाएं, जब 10 से भी ज़्यादा हो जाएं तब वो आपके पॉलीसैकेराइड के अंदर आ जाते हैं। यानी कि मोर देन 10 मोनोसैकेराइड मिलकर आपके पॉलीसैकेराइड का फॉर्मेशन करते हैं। अब 10 से आगे के जितने भी आएंगे वो सब आपके पॉलीसैकेराइड के अंतर्गत काउंट होते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप बात समझ गए होंगे। या कह लीजिए कि पॉलीसैकेराइड को इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं, तो एक नया तरीका भी देख लीजिए। तो देखिए, पॉलीसैकेराइड क्या है? जब बहुत सारे, कितने? बहुत सारे। पॉली का मतलब क्या होता है? बहुत सारे। सिंपल सी बात है, पॉली का मतलब ही होता है कि बहुत सारे। पॉलीसैकेराइड, बहुत सारे सैकेराइड। तो जब अगर बहुत सारे मोनोसैकेराइड आपस में कंबाइन होते हैं तब पॉलीसैकेराइड का फॉर्मेशन होता है। बहुत सारे मोनोसैकेराइड कंबाइन होकर पॉलीसैकेराइड का फॉर्मेशन करते हैं। कितने? 10 से अधिक और आगे जाते जाइए, ठीक है, 10 से अधिक।
जैसे कि आपने देखा कि एक से आपका मोनोसैकेराइड बना था, जब दो मोनोसैकेराइड मिलेंगे तब आपका डाइसैकेराइड बन जाता है, और से लेके 10 के बीच में आएगा तब आपका ओलिगोसैकेराइड, और 10 के बाद जो भी आपका आता है उन सब मोनोसैकेराइड के मिलने से पॉलीसैकेराइड का फॉर्मेशन होता है। ये आपके सारे डाउट मैंने अब क्लियर कर दिए, ठीक है। अब बात करते हैं कि पेपर में क्वेश्चन किस तरीके से आता है। तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आता है कि पॉलीसैकेराइड क्या है, ठीक है, और उनके प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताइए, ठीक। ऐसे क्वेश्चन आता है, या क्वेश्चन पूछ देगा कि पॉलीसैकेराइड के स्ट्रक्चर के बारे में बताइए और उनके प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताइए। तो इन दो तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है। चूँकि स्ट्रक्चर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड पड़ता है, अब जैसे मैं आपको बता दूं कि पॉलीसैकेराइड के मोस्टली जो पूछने के चांसेस हैं, जो कि पूछता नहीं है, वो तो नॉर्मली आपको पॉलीसैकेराइड बोल देता है। अब आपको उसके एक एग्जाम्पल को या दो एग्जाम्पल को उसके स्ट्रक्चर को बता देना है कि हाँ इसका स्ट्रक्चर ये पॉलीसैकेराइड है और उसका ये स्ट्रक्चर है। ये चीज़ें हमें वहाँ पे दिखानी पड़ती है। तो हम सेलुलोज, काइटिन और स्टार्च, इनके स्ट्रक्चर को हम देखेंगे, लेकिन अगली वीडियो में। आज की वीडियो में हम इनकी प्रॉपर्टीज़ जान लेंगे, क्योंकि उससे भी पूछा जाता है कि पॉलीसैकेराइड की क्या प्रॉपर्टीज़ है, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं, और अगली वीडियो में हम इसके स्ट्रक्चर को देखेंगे। वहाँ पे थोड़ा स्ट्रक्चर डिटेल में आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, सो टाइम लगेगी, तो वो आज की वीडियो में नहीं हो पाएगी। तो पहले हम उसे देख लेते हैं, अगली वीडियो में हम स्ट्रक्चर को ध्यान से समझेंगे। चलिए, तो थोड़ा सा पॉलीसैकेराइड के बारे में और जान लीजिए। आपको पता होना चाहिए पॉलीसैकेराइड को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक आपका होमोपॉलीसैकेराइड और दूसरा आपका हेट्रोपॉलीसैकेराइड। अब कहेंगे ये क्या है, तो देखिए होमोपॉलीसैकेराइड का मतलब होता है कि अगर सेम टाइप के मोनोसैकेराइड से मिलकर, कैसे, सेम टाइप के समान तरीके के मोनोसैकेराइड से मिलकर अगर इनका फॉर्मेशन होता है, तब वो क्या कहलाते हैं, तब वो होमोपॉलीसैकेराइड कहलाते हैं। और अगर अलग अलग तरीके के मोनोसैकेराइड से मिलकर, अलग अलग तरीके के मोनोसैकेराइड से मिलकर अगर फॉर्मेशन हो, तब वो हेट्रोपॉलीसैकेराइड कहलाते हैं। जैसा नाम वैसा काम। होमो यानी कि समान तरीके के पॉलीसैकेराइड से मिलकर बनता है, तब वो होमोपॉलीसैकेराइड कहलाता है। हेट्रो यानी कि जब वो अलग अलग तरीके के मोनोसैकेराइड से मिलकर बनता है, तब वो हेट्रोपॉलीसैकेराइड कहलाता है। अब थोड़े इनके एग्जाम्पल भी देख लीजिए। बात की जाए होमोपॉलीसैकेराइड की, तो उसके एग्जाम्पल हो जाएंगे ग्लाइकोजन, सेलुलोज, स्टार्च। अब बात की जाए हेट्रोपॉलीसैकेराइड की, तो इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे हिपैरिन, गामा ग्लोबुलिन। तो आप ये सब नाम सुन के परेशान मत होइएगा, आपको वही देखना है जो आपने होमोपॉलीसैकेराइड में देखा है। उन्हीं के स्ट्रक्चर को देखेंगे, उन्हीं को ध्यान से समझ लेंगे, और हमारा काफ़ी हद तक काम हो जाएगा। डरने की ज़रूरत नहीं है, आराम से समझिएगा, समझ में आ जाएगा। नहीं आएगा तो हम आपको बताएंगे कि क्या तरीका है कि आप इसे आसानी से समझ तो नहीं पाएंगे, अगर तो कैसे याद करेंगे वो बताऊंगा। क्योंकि आप फॉर्मूला कैसे समझेंगे वो आपको ही समझना पड़ेगा। अब आप फॉर्मूला, हम ये कहें कि हम आपको फॉर्मूला बता देंगे कि कहाँ पे सी होगा, कहाँ पे एच होगा, तो वो आपको समझना पड़ेगा। हमारी कोशिश करेंगे हम पूरा कि हम आपको समझा दें। अगर नहीं समझ पाएंगे तो उसके बाद हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से आप इसे सिर्फ थोड़ा सा प्रैक्टिस करके याद कर सकते हैं, उसे हमेशा दिमाग में रिवाइज कर सकते हैं। काफ़ी सिंपल है, बताएंगे। अब हम आज की वीडियो में अब इसकी प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं। ये हमने बता दिया आपको कि आपके पॉलीसैकेराइड 2 तरीके के होते हैं, हेट्रोपॉलीसैकेराइड और होमोपॉलीसैकेराइड, ठीक। कहाँ पे क्या एग्जाम्पल था सब देख लिया, आप रिवाइज कर लीजिएगा, सब याद हो जाएगा। स्टार्टिंग में जो आपको कार्बोहाइड्रेट के बारे में इतना कुछ बताया गया है, वो सिर्फ आपके एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए। आपको पता रहना चाहिए कि पॉलीसैकेराइड कहाँ से टपक गया, तो वो ऐसे टपका है जिस तरीके से मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब जरा आप पॉलीसैकेराइड के क्या जान लीजिए, पॉलीसैकेराइड की प्रॉपर्टीज़ जान लीजिए, ठीक है, कि उनकी क्या प्रॉपर्टीज़ है। आइए देखिए, सबसे पहली बात कि ये स्वीट नहीं होते, मतलब टेस्ट में ये स्वीट नहीं होता। दे आर नॉट स्वीट इन टेस्ट, ठीक है, टेस्ट में ये मीठे नहीं होते हैं। मैनी आर इनसॉल्यूबल इन वाटर, बहुत सारे ऐसे पॉलीसैकेराइड होते हैं जो वाटर में इनसॉल्यूबल होते हैं, ठीक।
वाटर में अघुलनशील होते हैं। एक एक टॉपिक क्लियर करते जाइए। तीसरा, दे आर हाइड्रोफोबिक इन नेचर, यानी दे आर हाइड्रोफोबिक इन नेचर। अब आप बात समझ गए होंगे, यानी कि ये क्या होते हैं, पानी रोधी होते हैं, पानी को एब्जॉर्ब नहीं करते हैं। इनका नेचर कैसा होता है, पानी विरोधी होते हैं। ये नेचर में पानी विरोधी होते हैं, पानी को एब्जॉर्ब नहीं करते हैं, अवशोषित नहीं करते हैं। समझ रहे हैं? तो अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर बेल आइकन ऑन नहीं किया है तो बेल आइकन ऑन कर दीजिएगा, और हो सके तो वीडियो को लाइव देखा करिए। सिंपल सी बात है। आइए, टॉपिक क्या कहती है, टॉपिक कह रही है, चौथी टॉपिक है, दे डू नॉट क्रिस्टल ऑन डेसीसेशन। ठीक, यानी कि कहने का सेंस ये है कि जब हम इनको सुखाते हैं, किसको, जब हम पॉलीसैकेराइड को सुखाते हैं तो वो क्रिस्टल के फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होते हैं। क्रिस्टल के फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होते हैं जब हम पॉलीसैकेराइड को सुखाएंगे। डेसीसेशन मतलब सुखाना, तो जब हम उसे सुखाएंगे तो वो क्रिस्टल में कन्वर्ट नहीं होते हैं। पांचवा पॉइंट है आपका, दे आर हाई मॉलिक्यूलर वेट कार्बोहाइड्रेट्स, यानी कि ये ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा होता है, हाई होता है। सिंपल सी बात है, इसमें कुछ समझाने वाली चीज़ नहीं है। उसके अलावा ये आपके हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन से मिलकर बने होते हैं, और वो तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया कि जब कार्बोहाइड्रेट ही उसी से मिलकर बने हैं तो ये सब तो कार्बोहाइड्रेट के ही फॉर्म है, कार्बोहाइड्रेट के ही ना फॉर्म है, और वो इस तरीके से क्लासिफाइड हो गए हैं, तो ये भी तो उनसे ही ना मिलकर बनेंगे। तो बस वैसे ही कि ये आपके कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बने होते हैं। बात की जाए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो क्या होता है, तो वो 2:1 के रेशियो में होता है, जो आपको फॉर्मूले में समझ में भी आएगा, और जब आप कल स्ट्रक्चर को देखेंगे तो वहाँ पे भी आपको समझ में आएगा। और अगर आपको सेलुलोज का फॉर्मूला पता होगा तो वहाँ पे भी आपको देखने में समझ में आ जाएगा। और अगर सबसे लास्ट पॉइंट की बात की जाए तो वो ये है कि इनसाइड द सेल्स दे आर कॉम्पैक्ट एंड ऑस्मोटिकली इनएक्टिव। ठीक है, ऑस्मोटिकली इनएक्टिव होते हैं, यानी कि कहने का सेंस ये है कि सेल के अंदर ये जो आपके पॉलीसैकेराइड होते हैं ये कॉम्पैक्ट होते हैं, यानी कि कह लीजिए सघन या ठोस होते हैं, और ऑस्मोटिकली इनएक्टिव होते हैं, एक्टिव नहीं होते हैं, ये निष्क्रिय होते हैं। इस वजह से ये पानी को एब्जॉर्ब नहीं करते हैं, सघन रूप में होते हैं, ठोस होते हैं। यही सिंपल सा कहना है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में मैं आपको कुछ इनके स्ट्रक्चर बताऊंगा, जो पॉलीसैकेराइड के स्ट्रक्चर हैं, और मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया कि क्वेश्चन पूछने का तरीका भी यही है कि पॉलीसैकेराइड के बारे में बताइए, उनके स्ट्रक्चर के बारे में बताइए, और साथ ही साथ ध्यान दीजिएगा, स्ट्रक्चर बोला है तो आप कोई भी स्ट्रक्चर बता सकते हैं, आपको जो भी याद आए, जो भी समझ में आए। सेलुलोज आएगा तो वो बना दीजिएगा, अगर काइटिन आपका आता है तो वो बना दीजिए, स्टार्च आता है तो आप स्टार्च को बना सकते हैं। तो स्ट्रक्चर के अलावा ये पूछता है कि उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, यानी कि जो पॉलीसैकेराइड है उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पूछता है, तो ये भी आता है। इसी वजह से मैंने आपको कुछ प्रॉपर्टीज़ बता दी है, आपको उसी के अनुसार उसे नोट कर लेना है, आपका काम ख़त्म। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, और अगर आपने बेल आइकन नहीं ऑन किया है तो ऑन कर लीजिएगा, और कुछ शॉर्ट वीडियोज़ पढ़ती हैं तो उसे भी कभी कभार देख लिया करिए। तो ठीक है, टाटा बाय बाय। और हाँ, ऐसा लगे कुछ अलग सी चीज़ बता दिए जो समझ में नहीं आई तो कमेंट कर लीजिएगा।